ये पहला वीडियो है ईवीएस का और पहली यूनिट जो है आपका पर्यावरण का अध्ययन का परिचय या फिर आप पर्यावरण के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी यहाँ से लेंगे और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपका। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। तो यूनिट का नाम है पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पर्यावरण का क्या अर्थ होता है या पर्यावरण की परिभाषा के बारे में पूछा जाए तो हमने क्लास 6 में या 7th में पढ़ा था कि पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, जिसको हम पढ़ते थे ऐसा आवरण जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ये तो बहुत ही साधारण से शब्दों में आपको बताया, लेकिन चलिए थोड़ा इसको और अच्छे से जानते हैं। एक शब्द होता है, इसका नाम है इस शब्द को बोला जाता है एनविनर। ठीक है, एनविनर ये शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसी शब्द से बन गया है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा। तो एनवायरमेंट का मतलब आप जानते हैं, एनवायरमेंट इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसको पर्यावरण बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो घिरी हुई है किसी से। ठीक है, हमारे चारों ओर हम जिन भी चीजों को देखते हैं वो सभी पर्यावरण कहलाते हैं। तो ये बहुत बेसिक जानकारी थी, इतना आप पहले से जानते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हम पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और यहाँ पे समुद्र है, पहाड़ है, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें हमें दिखती है। ये तो चलो प्राकृतिक हो गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो प्राकृतिक नहीं है, यानी कि जो मानव निर्मित है। तो वो मानव निर्मित जो भी चीजें हैं वो भी पर्यावरण के तहत आती हैं। ठीक है, तो अब इस परिभाषा को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन इत्यादि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इनके सामूहिक स्वरूप को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कितनी आसान परिभाषा हो गई है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लो आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से निकल के 5 मिनट तक पैदल कहीं जाते हैं चलकर, तो आपको जो भी रास्ते में दिखता है वो सभी पर्यावरण है। उसमें आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, आपको जीव जंतु दिखेंगे, ठीक है, आपको मकान दिखेंगे, सड़कें दिखेंगी, मंदिर, दुकान या फिर आपको हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी दिख सकता है। जो जो आपके आसपास है वो सारी चीज पर्यावरण है। इसमें देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि केवल प्राकृतिक चीजें ही पर्यावरण होती है, तो वो गलत है। अगर आप छोटी क्लासों में देखोगे तो एक ग्राफ बनवाते थे पर्यावरण को लेकर, यहाँ पे पर्यावरण लिखा जाता था, दूसरी तरफ लिखा जाता था प्राकृतिक, और फिर मानव निर्मित, और फिर मानव। इस तरीके से हम ग्राफ बनाते थे। प्राकृतिक में वो सारी चीजें आ जाती है जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, ये सारी प्राकृतिक में आ जाती है। और मानव निर्मित में सड़कें, भवन आ जाते हैं। और मानव में आ जाता है मानव खुद, मानव। फिर मानव से बना है परिवार, फिर परिवार से एक समुदाय बना है। ठीक है, समुदाय से एक बड़ी जनसंख्या बनती है। तो ये सभी क्या है? पर्यावरण है। यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज हमें घेरे हुए है वो सब पर्यावरण हो, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सब कुछ पर्यावरण है। अब बात करते हैं आगे पर्यावरण की। पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ भी संबंध है। आप देखते हो कि पर्यावरण जो है ज्यादातर ये पर्यावरण टॉपिक जो है हम भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक केवल भूगोल में नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों से, अलग सब्जेक्ट से भी जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैं आगे दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप पहले ध्यान से इसे देखिए। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है और इसके अंतर्गत विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों के विषय सम्मिलित है। ये ध्यान रखें, पर्यावरण अध्ययन में साइंस के भी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सम्मिलित है, और सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कंप्यूटर, दर्शन शास्त्र, भूगोल, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, सभी, ये आपको ध्यान रखना था। अब आपको यहाँ पे पर्यावरण पता लग गया, उसकी परिभाषा पता लग गई है, ये चीजें भी आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध कई सारे विषय के साथ, कई सारे सब्जेक्ट के साथ है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा, वायु प्रदूषण। ठीक है, अब ये वायु प्रदूषण टॉपिक आप किस में रखोगे? आपने ऐसा टॉपिक भूगोल में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस में भी कई जगह पे देखने को मिलेगा।
तो यानी कि ये दो विषय में तो आपको पहले से दिख गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी आपने वायु प्रदूषण टॉपिक पढ़ा, इसकी बात करें तो वायु प्रदूषकों के अभिक्रिया एवं उनकी प्रकृति रसायन विज्ञान और रासायनिक अभियांत्रिकी के विषय माने जाते हैं। तो वायु प्रदूषण जो होता है उसमें क्या होता है, वायु जो होती है दूषित तो होती है, और वायु जो दूषित होती है उसमें कई तरह की मतलब ऐसी गैस मिल जाती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो वो जो गैसों का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, वो साइंस में करते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम किस में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में, ठीक है, यानी कि हम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं या फिर रसायन अभियांत्रिकी में। तो आपको समझ में आ गया ना, वायु प्रदूषण जो टॉपिक है केवल भूगोल का नहीं है बल्कि ये साइंस का भी टॉपिक है। आगे देखो, मानव तथा अन्य जीवों पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब वायु प्रदूषण होगा तो उसका प्रभाव जो होगा वो मानव पे भी पड़ेगा। तो मानव पे जो उसका प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम किस चीज में करते हैं, तो उसका अध्ययन हम करेंगे जीव विज्ञान में। ठीक है, आप ये समझते जाइए। देखिए अभी एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा वायु प्रदूषण, इसका संबंध जो है भूगोल और पॉलिटिकल साइंस इनसे कर दिया हमने, लेकिन अभी हमने इसका संबंध किससे देखा, रसायन विज्ञान से भी देखा, रसायन अभियांत्रिकी से भी देखा। अब हमने क्या देखा, इसका संबंध जीव विज्ञान से भी है। तो फिर इसका आगे देखते हैं, पदार्थों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन। अब वायु प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है वो केवल मानव पे नहीं पड़ता, विभिन्न वस्तुओं पे भी पड़ता होगा, विभिन्न पदार्थों पे भी पड़ता होगा। तो उन जब पदार्थों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तो उसका अध्ययन किसके तहत किया जाता है, रसायन विज्ञान के तहत किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान हम यहाँ पे पहले ही जान चुके हैं, और भौतिकी के तहत भी किया जाता है, यानी कि और सब्जेक्टों से जुड़ गया। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं, मौसम पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन मौसम विज्ञान के तहत किया जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट और जुड़ गया, मौसम विज्ञान। फिर हम भूगोल में तो पहले ही जान चुके हैं कि भूगोल में हम पढ़ते हैं, भूगोल तथा ऊष्मा गतिकी विषय के अंतर्गत किया जाता है। वायु जो प्रदूषण है उससे निपटने वाले यंत्रों का, जो भी मतलब ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं जिससे वायु प्रदूषण से निपटा जा सके, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, भौतिक अभियांत्रिकी में करेंगे या फिर रसायन विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक ही मतलब टॉपिक, जो पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक है वो कई सारे सब्जेक्टों से जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इतने सारे सब्जेक्टों से इसका जुड़ाव होता है। यहाँ पे देखिए आप कि कितने सारे सब्जेक्ट बताया था। चलो आगे देखते हैं। और अब मान लो वायु प्रदूषण के इतिहास का अध्ययन करना है कि कब से वायु प्रदूषण ज्यादा होने लगा है। आप देखोगे जब औद्योगिकरण नहीं था, उद्योग नहीं थे, तो वायु प्रदूषण ज्यादा नहीं था, लेकिन जब उद्योग आ गए, गाड़ियां आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, वायु प्रदूषण ज्यादा होने लगा। यानी कि उसके इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इतिहास। यानी इसको इतिहास से भी जोड़ के देख सकते हैं। वायु प्रदूषण के आर्थिक और सामाजिक अगर दुष्प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो वो हमें अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में मिलेगा। तो वायु प्रदूषण के निपटने के लिए जो नीतियों का अध्ययन करेंगे वो हमें राजनीतिक विज्ञान में मिलेगा। तो यहां से मैंने आपको समझा दिया है कि पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के जो टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक लगा लो, उसका संबंध बहुत सारे सब्जेक्ट से होता है। यहाँ पे केवल एग्जाम्पल के लिए हमने एक ही टॉपिक देखा है, वायु प्रदूषण, और कितने सारे सब्जेक्टों से इसका कनेक्शन था आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप दोबारा से देख लें। मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट है मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ईवीएस का जो संबंध है वो बहुत सारे मतलब विज्ञान के सब्जेक्ट से भी है, और जो सोशल साइंस होता है, सामाजिक अध्ययन होता है, उससे भी संबंधित है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के घटक बताइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो पर्यावरण अध्ययन के घटक के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा पर्यावरण के घटक के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर्यावरण के घटक और पर्यावरण अध्ययन के घटक, पर अंतर होता है दोनों के अंदर। जब हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि हम एनवायरमेंटल स्टडी के घटक के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के तहत हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ये इसके घटक हो जाएंगे। जैसे कि हम इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण, इसके बाद हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं, फिर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 चैप्टर 3, उसमें ये दोनों टॉपिक आपको विस्तार से बताए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इतना समझ लेना है। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन तीनों घटकों के विषय में जागरूकता फैलाना तथा अध्ययन करना है। तो ये हो जाएगा हमारा पर्यावरण अध्ययन। अब एक बात और आप सुन लो मेरी ध्यान से। क्या हुआ कि 1980 60 80 के दशक के आसपास की बात है, इससे पहले तो पर्यावरण अध्ययन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था।
क्यों? क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी, संसाधन बहुत ज्यादा थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ सही था, पॉल्यूशन नहीं था, तो पर्यावरण अध्ययन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जब औद्योगिकीकरण चरम पे आ गया, पेड़ पौधों की खूब कटाई की जाने लगी, उद्योग खूब लगाए जाने लगे, पर्यावरण में बहुत प्रदूषण फैलने लगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तब जाके पर्यावरण को सीरियस लेने लगे लोग। फिर पर्यावरण अध्ययन का महत्व बढ़ता गया। ये आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन, ताकि आप अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए। इसका उद्देश्य ही है जागरूक करना। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे पर्यावरण के घटक। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से। तो पर्यावरण के घटक जो होते हैं, आपको कई बुक में दो तरह के घटक मिलेंगे। एक तो लिखा मिलेगा आपको जैविक घटक, और एक जगह आपको मिलेगा अजैविक घटक। ठीक है, और दूसरी अगर आप एसओएल की बुक में पढ़ते हो तो आपको इस तरीके से मिलता है पर्यावरण के चार मुख्य घटक: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। लेकिन अगर इसी के जगह आप इग्नू की बुक पढ़ते हो या कोई दूसरे राइटर की बुक पढ़ते हो तो आपको वहां पे ये नहीं मिलेगा, आपको केवल जैविक और अजैविक मिलेगा। तो आखिर आप ये सोचोगे कि भाई एक बुक में गलत दिया होगा, अगर ऐसा है तो गलत कहीं पे भी नहीं है, आपको समझना है। अगर आप नहीं समझे तो आप गलत करके आओगे। देखिए ये सारे ही पर्यावरण के घटक होते हैं, यानी पर्यावरण के जो मेन घटक होते हैं ना, व्यापक रूप से देखें तो वो अजैविक और जैविक घटक ही होते हैं। इनको जैविक और अजैविक की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। मान लो आप इसमें से जैविक का मतलब होता है सजीव, जो जीवित हो, और अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, जो चीज निर्जीव हो। देखिए जैसे हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो पर्यावरण है। मान लो हमारे चारों ओर हम आपको आपको दिखाई देंगे मनुष्य हैं, या आपको दिखाई देंगे कुछ जीव जंतु जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये सजीव की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि इनको जैविक कह देंगे हम। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो निर्जीव हैं, जैसे कि मान लो मकान है, ठीक है, दुकान है, या सड़क है, या और कोई चीज है, तो उसे हम निर्जीव में यानी कि अजैविक में बांटेंगे। तो या तो आप इसको जैविक अजैविक में स्टार्टिंग में बांट लो, और नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपके आंसर दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। अब मान लो मैंने मान लिया कि पर्यावरण के दो घटक है, एक जैविक और अजैविक। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो मुझे जैविक के अंदर फिर कैटेगरी बनानी पड़ेगी। जैविक में क्या आएगा? जैविक में जैवमंडल आ जाएगा, अजैविक में ये तीनों आ जाएंगे, यानी कि अजैविक में वायुमंडल भी आ जाएगा, जलमंडल भी आ जाएगा और स्थल मंडल भी आ जाएगा। ठीक है, आप हेडिंग सब हेडिंग का मतलब समझते हैं, ये वही है, कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये देखिए आपकी इग्नू की बुक में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इग्नू की बुक आपको क्या बता रही है, ध्यान से देखिए आप इसे। कह रहे हैं कि पर्यावरण अगर व्यापक रूप से हम देखें तो पर्यावरण जो है वो अजैविक और जैविक ये घटक होते हैं। और फिर इसको बांट दिया, जैविक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो जीवित हो, जैसे पादप हो गए, पेड़ पौधे, मनुष्य हो गए, परजीवी हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, या जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे क्या हैं? जीवित कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपने इसको क्या करा? जैविक बता दिया। दूसरी तरफ वो चीजें जो जैविक नहीं है, प्रकाश हो गया, वर्षण हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान, वायुमंडल, मौसम, स्थलाकृति, ये सारे जो हैं इसको जीवित ना मानकर अजैविक वाले घटक में हमको डाल देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको यहीं पे कर सकते थे, यहीं पे हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल डाल देते तो हमारा आंसर बिल्कुल यही हो जाता। अब देखिए क्या करना है हमें, आप ये समझ गए तो अब हमें इन टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले वायुमंडल, फिर जलमंडल, फिर स्थल मंडल, फिर जैवमंडल। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है ये वाला पहला खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वायुमंडल क्या है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है वही वायुमंडल कहलाता है। तो देखिए बहुत ही साधारण सी परिभाषा या साधारण सा मतलब आपके सामने रखता हूँ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। आप देखते हो हमारे चारों ओर वायु की चादर है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से मिलती है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। अब आप एक चीज सोचो कि मान लो वायुमंडल नहीं होता तो हम सांस नहीं ले पाते, मर जाते, आपको पता है। मान लो वायुमंडल में वायु की जो मात्रा है वो काफी कम होती तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आता और हमको बिल्कुल जला देता। यानी कि सुरक्षा की एक परत की तरह है वायुमंडल, याद रखें। तो यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन दिन के समय सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे जलकर, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल एक तरह से हमारी रक्षा करता है, ये जो वायु का आवरण है ये हमारी रक्षा करता है।
ठीक है, तो सिंपल शब्दों में पूछे वायुमंडल क्या है, तो आप बोलोगे हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है, जो वायु हमें एक चादर की तरह घेरे हुए, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल जो है इसका इसका संरचना को हमें समझना है। देखिए वायुमंडल जो है इसकी संरचना होती है, यानी कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, बटा हुआ है 5 परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है और ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 संरचना कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे शोभ मंडल आता है, दूसरे नंबर पे समताप मंडल आता है, तीसरे नंबर पे मध्य मंडल आता है, चौथे नंबर पे बाह्य वायुमंडल आता है और पांचवें नंबर पे बहिर्मंडल आता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, एक पहले चित्र दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपकी एसओएल की बुक में दिया हुआ है, यानी 0 से 10 किलोमीटर तक शोभ मंडल होता है, 10 से 50 तक समताप मंडल होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल होता है, 80 से 400 तक थर्मोस्फेयर या तापमंडल होता है, और 400 मीटर से उसके बाद वाले में क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। ये हम देख चुके हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो मैंने चित्र आपके सामने लिया है ये एनसीईआरटी बुक से ले रखा है। ठीक है, आप एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 7th की, आपको वहां पे मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, जो सबसे नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा है, आप नहीं देख पा रहे इसे, जो सबसे नीचे है ये शोभ मंडल है। ठीक है, यस मैंने इमेज को दोबारा से ठीक कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा। ये सबसे नीचे की जो परत है आपको दिखाई दे रही है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा है, ये शोभ मंडल होता है। देखिए जैसे मान लो आप जमीन पे खड़े हो, तो जमीन पे खड़े हो, उस जमीन से लेकर ऊंचाई की ओर अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो लगभग लगभग 10 किलोमीटर तक, मान लो आप इस जगह पे खड़े हो, इस जगह से लेके लगभग 10 किलोमीटर का जो मतलब परत होती है उसको हम शोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, आप इसी शोभ मंडल के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती है। देखिए यहीं पे सारे पेड़ पौधे मकान वगैरह सब कुछ आपको इसी में दिखते हैं, पहाड़ वगैरह सब कुछ इसी शोभ मंडल के अंदर आते हैं। इसी शोभ मंडल में हम रहते हैं और इसी शोभ मंडल में हमें मौसम की जो घटनाएं होती है वो हमें महसूस होती है। मौसम की घटनाएं क्या होती है? जैसे मान लो बारिश आती है, ठीक है, वर्षा आप कह लो, या फिर मान लो बिजलियां कड़कना आप देखते हो, या ओले गिरते हैं, या कोहरा दिखता है आपको, बहुत सारा कोहरा जमा हो जाता है। ये सारी जो चीजें हमें दिखती है शोभ मंडल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। शोभ मंडल की बात करते हैं सबसे पहले। तो शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे